गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मूल ह्रास के संबंध में। मूल ह्रास के संबंध में हमने इससे पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था। इसकी परिभाषाएं, मूल ह्रास उत्पन्न कैसे होता है, इनकी विधियां क्या है, इस संबंध में चर्चा किए थे। आज एक अहम सवाल लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आप उन दोनों विधियों को समझेंगे जो मूल ह्रास से संबंधित कक्षा 11वीं में बहुत उपयोगी है। हमने वैसे तो कक्षा 11वीं के ही हमने पाठ्यक्रम में देखा 14 से 15 विधियों का वर्णन किया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 विधियों की ही चर्चा की गई है। वो है पहली स्थायी किस्त पद्धति और दूसरी है घटती किस्त पद्धति। तो विद्यार्थियों, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोनों उन पद्धतियों का, और उसके संबंध में हमने यहाँ पर एक प्रश्न लेकर आए हैं। इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि घटती किस्त पद्धति को हम कैसे उस पे मूल ह्रास आयोजित करते हैं और स्थायी किस्त पद्धति में हम कैसे मूल ह्रास को आयोजित करते हैं। दोनों को मैं इस सवाल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो देखते हैं हम आज ये प्रश्न की यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मशीन 1 जनवरी 2015 को 20,000 में क्रय की गई। यहाँ खरीदने की बात की गई है, 20,000 में खरीदी है और जिस पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास काटते हुए, अब यहाँ पे हमने स्पष्ट नहीं लिखा है कि कौन सा ह्रास किस विधि से सवाल को हल करना है, और 3 वर्षों का मशीन खाता बनाएंगे। यहाँ पर प्रतिशत दिया है, इसलिए प्रतिशत विधि द्वारा इसे हल करना होगा हमें, और दोनों विधियों से मैं इसे हल करके बताऊंगा। पहला तो स्थायी किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति। तो हम पहले स्थायी किस्त पद्धति की भी बात कर लेते हैं, और दूसरा हम यहाँ पर घटती किस्त पद्धति, जिसे क्रमागत शेष पद्धति कहते हैं, तो हम इन दोनों पद्धति की यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने यहाँ पे सीखा है पंजी प्रविष्टि करना। यदि आपको सवाल में आ जाए कि इसकी पंजी प्रविष्टि कैसे की जाएगी, तो देखिए मैं पंजी प्रविष्टि करके आपको बताता हूं। सबसे पहले पहला पोर्शन लीजिए आप। यहाँ पे एक मशीन 1 जनवरी 2015 को 20,000 में क्रय की गई। आप जानते हैं, जब यहाँ पे कोई भी हम मशीन को जैसे हमने क्रय किया है, तो किसी भी स्थायी संपत्ति का क्रय किया जाए तो उस स्थायी संपत्ति का नाम लिखा जाता है। लेकिन व्यापार में यदि कोई वस्तु का क्रय किया जाए, माल का क्रय किया जाए, तो उसे क्रय विक्रय या क्रय वापसी विक्रय वापसी के नाम से जानते हैं। लेकिन कोई स्थायी संपत्ति खरीदी जाए तो उस स्थायी संपत्ति का यहाँ पे नाम लिखा जाता है। वैसे ही यहाँ पे आप देखिए मशीन खरीदी गई है, और जब मशीन खरीदी गई है तो यदि हम इसकी पंजी प्रविष्टि करेंगे तो पहली पंजी प्रविष्टि हमारी यहाँ पर होगी। मशीन हमने खरीदा है और संपत्ति है, इसलिए मशीन खाता यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। मशीन खाता डेबिट हो जाएगा। खरीदा है हमने, लेकिन जब मशीन खरीदा है तो नगद खरीदा है, और नगद खरीदा है कुछ नहीं लिखा है तो इसे नगद समझा जाएगा। और जब नगद खरीदा है तो हमारे व्यापार से, जिससे हमने खरीदा है, उस व्यक्ति को हम नगद पैसे दे देंगे, यानी हमारे व्यापार से रोकड़ चली जाएगी, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से लिख देंगे। और लिखने के बाद में हम यहाँ पे राशि डेबिट में 20,000 और क्रेडिट में 20,000 यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार हमारा जो प्रारूप बनता है वह आप भली भांति जानते हैं, और उसी के अनुसार हम यहाँ पे लेन देन को लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर नरेशन लिखेंगे। मशीन को हमने क्रय किया है, मशीन खरीदा, नगद खरीदा है, यह बात समझ गए। दूसरा नंबर देखिए आप, यहाँ पे प्रतिवर्ष यहाँ पर हम ह्रास लगा रहे हैं। ह्रास लगाना अर्थात मशीन के मूल्य में यहाँ पर कमी हो रही है, और कमी अर्थात हानि है, और यह नाममात्र के खाते के अंतर्गत आएगा। इसीलिए जो ह्रास है, हम देखते हैं यहाँ पे कि जब नाममात्र का खाता आता है, और नाममात्र के खाते का नियम कहता है
कि समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट कीजिए, अर्थात यहाँ पे ह्रास जो है इसे हम डेबिट करेंगे और लिखेंगे मूल ह्रास खाता डेबिट। किससे, किसके कारण ये है, तो यह मशीन के कारण है, इसलिए मशीन का रेट कम हो रहा है, इसलिए मशीन खाते से यहाँ पे लिखेंगे और जितना भी यहाँ पे हम मूल ह्रास निकालेंगे वह लिखेंगे यहाँ पे और नरेशन लिखेंगे मूल ह्रास का आयोजन किया। और इस प्रकार से हम यहाँ पे पंजी प्रविष्टि बनाएंगे। अब यहाँ पे पंजी प्रविष्टि तो नहीं कहा था, लेकिन मशीन खाता बनाने के लिए सवाल में कहा गया था। तो देखिए हम मशीन खाता कैसे बनाते हैं, मैं आपको मशीन खाता बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर 3 वर्षों का मशीन खाता बनाऊंगा मैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं मशीन खाता। अब खाता कैसे बनाते हैं इसके लिए भी हमने खतौनी के वीडियो में आपको बताया है, सेम वैसे ही हम मशीन खाता बनाएंगे। खाता को टी आकार में बनाया जाता है और टी आकार में ही हम मशीन खाता भी बनाएंगे। इसमें आपने देखा है कि सबसे पहला कॉलम जो होता है वो दिनांक के लिए होता है और इसमें हम दिनांक लिख देते हैं। दूसरा जो कॉलम होता है यह विवरण का कॉलम होता है, यहाँ पर विवरण लिख दिया जाता है। जिस संबंध में लेन देन है उस संबंध में हम लिख देते हैं और जो अगला कॉलम होगा वह राशि का होगा, यहाँ पे रोकड़ लिखी जाएगी। यह डेबिट पक्ष के कॉलम होते हैं। इसी प्रकार क्रेडिट पक्ष होता है खाते में, इसके भी इतने ही कॉलम हो जाएंगे। पहला कॉलम हो जाएगा दिनांक का, यहाँ पर हम दिनांक लिख देंगे। दूसरा हो जाएगा हमारा विवरण का कॉलम और तीसरा राशि का, यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले जैसे हम खतौनी करते हैं, पंजी प्रविष्टि के माध्यम से खतौनी कैसे की जाती है यह आपने सीखा है। मशीन खाता है और मशीन खाता हमने देखिए यहाँ पे डेबिट हुआ है, अर्थात मशीन खाते के डेबिट पक्ष में क्या आएगा, विपरीत पक्ष में जो लिखा रहता वह आता है। अर्थात हम यहाँ पे जो डेट है हमारी 1 जनवरी 2015, तो जो सन होता है उसको ऊपर लिखते हैं, माह को लिखते हैं और इसके बाद डेट को लिखते हैं। यह लिखने का क्रम होता है वो हमने आपको वीडियो में पंजी प्रविष्टि के समय समझाया था। तो उसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे और विवरण में क्या लिखेंगे, जो विपरीत यानी जो क्रेडिट हुआ है वह लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से। और देखिए यहाँ पे राशि कितनी है रोकड़ खाते से लिखी हुई 20,000, तो हमने लिख दिया 20,000 की राशि लिखी। अब यह मशीन हमारे व्यवसाय में 2015 1 जनवरी से हमने इसे प्रारंभ किया, स्थापित किया और चलाते हुए हमने इस मशीन को 2015 में दिसंबर 31 तक हमने इसे रेगुलर चलाया और 31 दिसंबर को हमने इस मशीन का मूल्य आंका। तो हमने पहले ही यहाँ पे डिसाइड करके रखा था कि इस मशीन पर 10% की दर से हमें ह्रास काटना है, अर्थात हम 10% की दर से इस मशीन पर कमी करते जाएंगे। तो हम यहाँ देखिए आपको ह्रास का मूल्यांकन करके दिखाते हैं। ह्रास का मूल्यांकन कैसे हम मूल्यांकन करेंगे, तो यहाँ पर हम ह्रास का मूल्यांकन करते हैं। तो ह्रास कैसे निकालते हैं इसे भी हमने पहले वीडियो में आपको समझाया है। आपने यदि नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें, तो ये सब बातें और समझ में आएगी। यहाँ पे ह्रास निकालने का सूत्र होता है मशीन या संपत्ति की लागत। तो यहाँ पे मशीन है इसलिए मशीन की लागत, इसके बाद इसमें गुणा कर देते हैं दर का और बटे कर देते हैं 100 यदि प्रतिशत होता है तो। और यदि यहाँ मशीन का जीवन काल और अवशेष मूल्य दिया होता है तो वहाँ सूत्र विधि का उपयोग करते हैं, संपत्ति की लागत माइनस अवशेष मूल्य बटे संपत्ति का जीवन काल और उससे ह्रास निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर मशीन जो है हमारी, मशीन की लागत कितनी है हमारे पास 20,000 है। तो हमने यहाँ पे लिखा 20,000 गुणित
दर कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए दर जो है वह 10% प्रतिवर्ष दी गई है, तो 10/100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसे हल कर लेते हैं और हल करेंगे तो 1 2 अर्थात 2000 रुपए जो है यह हमारा मूल ह्रास निकल के आया। अर्थात एक वर्ष में मशीन पर ह्रास 2000 रुपए लगा आने, ह्रास जो मशीन में कमी आई वो 2000 रुपए आई, और कमी आई उसे हमने यहाँ पे पंजी प्रविष्टि में कहा था कि कमी यानी हानि, तो मूल ह्रास खाता डेबिट मशीन खाते से अब हम यहाँ पे 2000 लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ कैलकुलेट कर चुका है। अब इसके माध्यम से हम पंजी प्रविष्टि मशीन क्या हुआ है क्रेडिट, तो मशीन के क्रेडिट पक्ष में आएगी, क्या आएगा मशीन का विपरीत जो लिखा है यानी मूल ह्रास खाता डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे हम मूल ह्रास खाते को और यहाँ पर लिखेंगे 2000 रुपए। अब 31 दिसंबर के दिन हम इस खाते का शेष मिलाते हैं तो डेबिट पक्ष का शेष जो है वह 20,000 हुआ और क्रेडिट पक्ष का जो शेष है वह 2000 हुआ। लेकिन आपको मालूम है कि डेबिट जितना होता है उतना ही क्रेडिट भी होना चाहिए, तो इसे हमें 20,000 करना होगा। अर्थात यहाँ पर कितने की कमी है, तो इस कमी को निकालने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं, कमी को निकालने के लिए कि इस पक्ष जो बड़ी राशि है अर्थात 20,000 बड़ा है, इसमें से यदि ये 2000 हम घटा देते हैं -2000, तो जो हमें मिलेगा घटाने के बाद में उसे यदि हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसा, तो लिखने से होगा कि ये 20,000 हो जाएगा और दोनों पक्ष समान हो जाएंगे और जितना बचा है उसे हम बोलेंगे दिसंबर 31 को मशीन का शेष, यानी इसे बोलेंगे शेष ले गया। अब यह अगले वर्ष के लिए ले जाया गया, अर्थात 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी पुनः आएगी, लेकिन सन बदलेगा सिर्फ 2000, यहाँ पर 16 हो जाएगा और जनवरी 1 हो जाएगी और यह शेष इस तरफ ले आएंगे डेबिट की तरफ शेष। अब यहाँ ले गया था तो जब 16 में लाएंगे तो लाया गया लिखेंगे और यह राशि हो जाएगी 18,000 की, क्योंकि 18,000 का शेष यहाँ पे लाया हमने। अब यह मशीन निरंतर हमारे पास कब तक चली है, फिर 31 दिसंबर तक चली है, लेकिन 2016 में 31 दिसंबर तक चलेगी और जब 31 दिसंबर तक चलेगी तो इस पर मूल ह्रास जो हमने कैलकुलेट करके रखा है 2000 रुपए, यह मूल ह्रास लगा देंगे, मूल ह्रास खाते को 2000 रुपए और 2000 रुपए जब हमने मूल ह्रास इसमें लगाया तो यह मशीन 31 दिसंबर के दिन पुनः हम इसका योग करेंगे और जब योग करेंगे तो 18,000 और क्रेडिट पक्ष का जो योग है यह भी 18,000 होना चाहिए, लेकिन अभी तो 2000 है सिर्फ, अर्थात यहाँ कितने की कमी है, तो 16,000 की कमी है और इस 16,000 को हम 31 दिसंबर को लिख देंगे शेष, जैसे यहाँ पे शेष निकाला यहाँ पे ले गया। अगले वर्ष पुनः यह मशीन चली जाएगी काम पर, यानी अगले वर्ष के लिए फिर यहाँ पे हमने 2017 में यह मशीन जनवरी 1 से यूज करना शुरू किया और हमने लिखा शेष लाया गया, यह मशीन पुनः लाई गई और अब 2017 में यह मशीन जो पहले प्रथम वर्ष 20,000 की थी वह 2017 में अर्थात तीसरे वर्ष के प्रारंभ में 16,000 की बची, लेकिन अब तीसरे वर्ष भी पूरे 12 महीने हमने इससे काम लिया और काम लेने के बाद में 2017 को 31 दिसंबर के दिन हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर हमने देखा कि इस मशीन पर पुनः मूल ह्रास हुआ, इस मशीन में कमी आई 2000 रुपए की और 31 दिसंबर को पुनः हमने योग करना चाहा तो यहाँ पे डेबिट पक्ष का योग 16,000 आया और क्रेडिट पक्ष का जो योग है वह भी 16,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2,000 शेष दिखा रहा है मूल ह्रास, इसीलिए अब देखिए यहाँ पे शेष कितना निकलना चाहिए 14,000, जब 14 और 2 16,000 होगा, अर्थात 31 दिसंबर को शेष ले गया, यहाँ पे लिखेंगे 14,000। इस प्रकार यह मशीन आगे तक चलती जाएगी
और जब तक इस मशीन का यहाँ पे काम करना बंद हो जाएगा या फिर इसे बाहर कर दिया जाएगा तभी इस मशीन का काम समाप्त होगा। तो आप यहाँ देखते होंगे कि हमने जो मूल ह्रास का यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो प्रथम वर्ष में भी 2000 मूल ह्रास लगा, दूसरे वर्ष भी मूल ह्रास 2000 लगा, तीसरे वर्ष भी मूल ह्रास 2000 लगा। अर्थात यहाँ पर जो ह्रास लगा है यह ह्रास कैसा लगा है, एक निश्चित लगा है, स्थायी लगा है। इसीलिए इस पद्धति को हम स्थायी किस्त पद्धति के नाम से जानते हैं। जो मैंने ये सवाल आपको बताया, जब मूल ह्रास की दर प्रति वर्ष एक समान हो, लगातार एक जैसी ही बनी रहे, तो इसे हम स्थायी किस्त पद्धति या समान मूल ह्रास की पद्धति या ऋजु रेखा पद्धति के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रतिवर्ष मूल ह्रास एक समान लगता है। यह तो था हमारा स्थायी किस्त पद्धति से सवाल। अब हम देखते हैं दूसरा, यहाँ पे घटती किस्त पद्धति से हम सवाल कैसे करते हैं, तो वह भी मैं आपको बता रहा हूँ। सेम सवाल, पंजी प्रविष्टि बिल्कुल सेम होगी, सिर्फ यहाँ मशीन के जो फॉर्मेट है वह भी सेम रहेगा, लेकिन उसे हल करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। वही मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो देखिए, जब हमने मशीन खरीदी थी तो खरीदते समय उसकी पंजी प्रविष्टि वही होगी कि मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाते से, और इसमें मूल ह्रास का जब आकलन करेंगे हम तो भी वही आकलन होगा कि मूल ह्रास खाता डेबिट मशीन खाते से, क्योंकि मूल ह्रास हमारे लिए हानि है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर घटती किस्त पद्धति की। तो घटती किस्त पद्धति से हम कैसे हल करते हैं सवाल, घटती किस्त पद्धति, और इसमें भी मशीन खाता तैयार किया जाएगा, मशीन खाता। अब यहाँ पर मशीन खाता जो तैयार करेंगे हम, तो वही फॉर्मेट रहेगा हमारा, जैसे हम खतौनी करते हैं, खाता बनाते हैं, वही पहले दिनांक रहेगा, दूसरा यहाँ पे विवरण, और तीसरा राशि का कॉलम, यह डेबिट पक्ष है, और दूसरा जो क्रेडिट पक्ष है। तो यहाँ पे हम देखिए, पहला तो हमने दिनांक लिखा, दूसरा विवरण यहाँ पे लिखा, तीसरा यहाँ पे राशि का कॉलम है, फिर क्रेडिट पक्ष में दिनांक, इसके बाद में विवरण, और इसके बाद में हम यहाँ पे राशि का कॉलम बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे घटती किस्त पद्धति में जैसे हमने स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास निकाला था, प्रथम वर्ष का कितना आया था, 2000 रुपए आया था। इसमें ह्रास जो है घटती हुई मात्रा में चलता है, ह्रास हमेशा घटते जाता है, इसीलिए इसका नाम घटती किस्त पद्धति, क्रमागत शेष पद्धति के नाम से जाना जाता है। देखिए 2015 में हमने यहाँ पे मशीन खरीदी है, और जब मशीन खरीदी तो हमने कहा मशीन खाता डेबिट, किससे, रोकड़ खाते से, यानी हम प्रविष्टि के माध्यम से खतौनी कर रहे हैं, तो रोकड़ खाते से। जब भी मशीन खरीदेंगे तो यही प्रविष्टि होगी, चाहे कोई बीच के वर्षों में भी खरीदेंगे तो वह फिर रोकड़ खाते से आ जाएगा, क्योंकि हमने रोकड़ देकर मशीन खरीदी है इसलिए। अब रोकड़ खाते से कितना, 20,000 रुपए की हमने यहाँ पे मशीन खरीदी है। देखिए यह मशीन जब खरीदी तो इस पर 10% की दर से ह्रास काटते हुए 3 वर्ष का मशीन खाता यहाँ पे हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मूल ह्रास फिर 31 दिसंबर आएगा, और 31 दिसंबर को फिर प्रविष्टि होगी मूल ह्रास खाता डेबिट मशीन खाते से, अर्थात 31 दिसंबर 2015 दिसंबर, यहाँ पे 31 की डेट डाल देता हूं मैं, और ये जनवरी 1 की डेट है जब खरीदा था मैंने, और यहाँ पे लिखूंगा मैं मूल ह्रास को। अब देखिए मूल ह्रास कैसे सेम निकालेंगे, मूल ह्रास निकालने का यही तरीका है। मशीन की लागत हमारे पास 20,000 है, दर 10% है, और 10/100 यानी 2000। प्रथम वर्ष बिल्कुल सेम चलेगा, मूल ह्रास 2000 लगेगा, और मैंने यहाँ पे मशीन को अंतिम समय में कैलकुलेट किया और मुझे 20,000, और क्रेडिट पक्ष में देखिए आप
20,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मशीन कितनी आई 18,000 की, क्योंकि 2,000 की मशीन का औक्षण हो गया। कार्य करने के कारण, निरंतर प्रयोग होने के कारण मशीन कम हो गई। तो अब हमारे पास मशीन बची 18,000 की, और इस मशीन को आगे ले जाएंगे, इसलिए मैंने लिख दिया 18,000 की मशीन शेष ले गया। 2016 में देखिए यही मशीन जनवरी 1 को मैंने यही मशीन को शेष लाया गया लिखा, क्योंकि यही मशीन मुझे यूज करना है, और यहाँ पे मैंने 18,000 की मशीन यूज किया। अब यह मशीन मेरे पास 1 साल तक चली, और 2016 में यह मशीन जो है, तो मेरे पास 31 दिसंबर को मैंने इसको कैलकुलेट किया। मैंने सोचा कि अब इसका रेट कितना बचा मुझे जानना चाहिए, अर्थात उसके मूल्य में कमी हुई। तो मूल्यह्रास खाते को मैंने यहाँ लिखा। अब मुझे यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे यह प्रथम वर्ष 2015 में मैंने कैलकुलेट किया था, वैसे ही यहाँ मुझे 2016 में भी कैलकुलेट करना होगा। यही घटती किस्त पद्धति होती है। 2016 में सेम मैं यही कैलकुलेट करूंगा। मशीन की लागत, अब मेरे पास मशीन की लागत कितनी है 18,000 है। इस 18,000 में प्रतिशत जो दिया गया मूल्यह्रास का 10%, तो 10/100 करूंगा, और 1 2 1 2, अर्थात मेरे पास ह्रास निकल के आया 1800 रुपए। इस 1800 रुपए की मशीन मेरे पास उपयोग हुई इस बार, इसलिए मूल्यह्रास में मैं 1800 रुपए यहाँ लिख दिया 1800। अब देखिए यहाँ पे 18,000 मैंने वर्ष के अंत में कैलकुलेट किया। मशीन 18,000 की थी मेरे पास वर्ष के प्रारंभ में। अंत में मेरे पास अब कितने की बची है, तो 18,000 में से 1800 मैं घटा देता हूँ, और यह है दिसंबर 31 को मेरे पास मशीन अब कितने की है, यानी शेष ले गया कितने की मशीन में आगे ले जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आप मशीन 16,200 की मेरे पास यहाँ पे बचेगी। 16,200 का शेष बचा, क्योंकि 1800 की मशीन यहाँ पे औक्षण हो गया निरंतर प्रयोग के कारण। अब मैंने इस 2016 की मशीन को 2017 में जनवरी 1 को मैंने उपयोग में लाया, और मैंने लिखा शेष लाया गया। यह मशीन मैंने शेष में लाया 16,200 की मशीन को। यह मशीन मैंने फिर निरंतर 2017 में चलाया, और 2017 में मैंने दिसंबर 31 तक इस मशीन को चलाया। तो इसके मूल्य में पुनः कमी हुई, उसे मैंने मूल्यह्रास खाते में लिखा, ह्रास खाते को। अब कितना मूल्यह्रास हुआ, पुनः मुझे 2017 का जो ह्रास है वह निकालना होगा कि 2017 में कितना मूल्यह्रास हुआ। सेम फिर इसी सूत्र पर रखूंगा। मशीन की लागत मेरे पास 16,200 है, गुणित 10% की दर है बटे 100 है यहाँ पे, क्योंकि प्रतिशत 10% है। तो 1 2 1 2 1620 रुपए। देखिए आप यहाँ पे मूल्यह्रास जो आया 1620 रुपए आया। अब यहाँ पे मैंने इसका कैलकुलेट किया, और 16,200 इसमें से इस तरफ भी मुझे 16,200 करना है, अर्थात सीधा सीधा मैं कैलकुलेशन करूंगा कि 16,200 में से यहाँ पे देखिए 16,200 माइनस 1620 घटा देता हूं मैं। घटाने पे मुझे शेष मिल जाएगा 0, यहाँ पे 8, यहाँ 11 में से 6 गया, 5 में से 1 गया, 4 और 1 14,580। यहाँ पे मशीन मेरे पास 14,580 की अब शेष बची है, वह है दिसंबर 31, और शेष लाया गया लिख दिया मैंने। तो दोस्तों आपको दोनों किस्त पद्धति, जो घटती किस्त पद्धति और स्थायी किस्त पद्धति, दोनों से मैंने सवाल करके यहाँ पे बताया है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊंगा मशीन का क्रय और विक्रय कैसे किया जाता है, उस पर लाभ हानि कैसी निकाली जाती है, इन सब बातों को लेकर मैं वीडियो लाऊंगा। लेकिन आपके कमेंट से यदि मुझे वीडियो पर मिलते हैं तभी मैं अगला वीडियो लाऊंगा।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें या ना करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिससे उन्हें भी ये मूलरास के सवाल सीखने में मदद मिल सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार।